हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए यशोदा शर्मा फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के दो मोशन, दैट इज फर्स्ट लॉ एंड थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ में हमने देखा था लॉ ऑफ इनर्शिया कि एवरी बॉडी continues to be in rest or in uniform motion in a straight line until and unless any external unbalanced force is applied on it। मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी बॉडी अपने मोशन में रहना चाहेगी, उसका मोशन या तो रेस्ट हो सकता है यानी या फिर वो कोई स्पीड में मूव हो रही है, जब तक कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं किया जाए। इसमें हमने एक एग्जांपल देखा था कि अगर हमने एक बॉल को किक किया तो बॉल थोड़े टाइम बाद जाके रुक जाएगी। क्यों? क्योंकि उस पे आउटसाइड फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होता तो उस बॉल पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता, इसीलिए वो बॉल आगे की तरफ जाती रहती। लेकिन क्योंकि उस बॉल पे बाहर का एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स दैट इज फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई हो रहा है, इसीलिए बॉल अपने मोशन में नहीं रह के थोड़े टाइम बाद जाके रुक जाएगी। लेकिन अगर कोई भी बाहर का आउटसाइड फोर्स नहीं लगता तो बॉल कंटिन्यूअसली मूव करती रहती। सेम गोज विथ रेस्ट। अगर एक बॉल या कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो मूव नहीं करेगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया गया हो। फिर हमने देखा था थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम बॉल को वॉल पे हिट करेंगे तो बॉल वापस से बाउंस बैक होगी, राइट? ये हुआ एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यहाँ पर हमने एक एग्जांपल भी लिया था वॉकिंग का कि अगर हमें वॉक करना है या फिर अगर हमें वॉक करना है तो वॉक करने के लिए हमें लैंड को पुश करना पड़ेगा। लैंड हम पे फोर्स एक्सर्ट करेगी, इसीलिए हम कंटिन्यूअस वॉक कर पाएंगे। सेम गोज विथ साइकिलिंग। साइकिलिंग के लिए भी हमें साइकिल के पेडल्स पे फोर्स लगाना पड़ेगा। साइकिल पे हम फोर्स लगाएंगे तो साइकिल आगे की तरफ मूव करेगी। यहाँ पर हमने देखा था एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक बहुत इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पर और एग्जाम्पल देखा था बुलेट एंड गन का। जब भी हम शॉट करते हैं सो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ आती है। लेकिन यहाँ पर हमने एक कंक्लूजन किया था कि गन बहुत कम पीछे की तरफ आती है और बुलेट आगे ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाती है बिकॉज ऑफ इट्स वेलोसिटी। यानी कि ये है हमारी बुलेट, ये है हमारी गन। यानी कि बुलेट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी लेकिन बुलेट का मास कम है। बुलेट का मास कम है लेकिन वेलोसिटी ज़्यादा है। वहीं दूसरी तरफ गन का मास ज़्यादा है और गन की वेलोसिटी कम है। गन की वेलोसिटी क्योंकि कम है इसीलिए गन थोड़ा सा पीछे आ पाएगी। लेकिन क्यों? क्योंकि गन का मास ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होता है उतनी वेलोसिटी अकॉर्डिंगली कम हो जाती है। लेकिन यहाँ पर हमने कंक्लूड ये किया था कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमेशा सेम होगा। बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी विल बी इक्वल टू गन का मास इनटू वेलोसिटी और इसी को कहा जाता है मोमेंटम। मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। सो यहाँ पर हमने ये देखा कि जो बुलेट का मोमेंटम है, बुलेट का मास इनटू वेलोसिटी है, विल बी इक्वल टू गन का मास इनटू वेलोसिटी। और इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम देखेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये बोलता है कि फोर्स मोमेंटम को डिनोट करते हैं हम पी से। मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। मतलब जितना ज़्यादा फोर्स लगाया जाएगा मोमेंटम उतना ही इंक्रीज होगा, राइट? एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक हमारे पास बॉल है m की इनिशियल वेलोसिटी है u। उस बॉल पे फोर्स लगाया गया और बॉल की फाइनल वेलोसिटी आई v। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी को हम बोलते हैं u, फाइनल वेलोसिटी को हम बोलते हैं v। क्या दोनों का मास सेम रहेगा? यस, बॉल है, बॉल का मास इक्वल रहेगा। हमें ये चीज़ पता है फोर्स अगर इंक्रीज हुआ
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का मोमेंटम है और अगर उस पर फोर्स लगाया गया, फोर्स इंक्रीज किया गया, तो उसका मोमेंटम भी इंक्रीज हो जाएगा। कितने से इंक्रीज होगा हमें वो देखना है। सो फर्स्ट हमें मिला मोमेंटम इज इक्वल्स टू एम यू। हमने अभी देखा था मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सो फर्स्ट जब हमारी इनिशियल वेलोसिटी थी तब का मोमेंटम था मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी। जैसे ही बॉल पे फोर्स लगाया गया, मोमेंटम हो गया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, राइट। ये दोनों हमें कब का मिला, जब मोमेंटम पे फोर्स लगाया गया। मोमेंटम पे जब फोर्स लगाया गया तब हमें ये पता चला कि पहले था मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि मोमेंटम इज मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, और फाइनल मोमेंटम भी हमारे पास आ गया मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि इन फोर्स कितना लगाया गया, तो मैं सिंपली क्या कर सकते हैं, पहले जो मेरा मोमेंटम था उसमें से मैं बाद के मोमेंटम को माइनस करूंगी तो मुझे पता चल जाएगा कि कितना फोर्स उस बॉल पे लगाया गया है। क्योंकि बॉल तो अपनी स्पीड से जा रही थी, लेकिन हमने उस पर कुछ फोर्स लगाया तो बॉल की स्पीड तेज हो गई। सो हम क्या कर सकते हैं, फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम को अगर हम माइनस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कितना फोर्स लगाया गया। सो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाइनल मोमेंटम। पी एफ इज फाइनल मोमेंटम माइनस पी आई, दैट इज इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। क्योंकि हमें टाइम को कंसीडर करना पड़ेगा, मोमेंटम को चेक करने के लिए कि भाई कितने टाइम में हमारा मोमेंटम चेंज हुआ है। इसीलिए F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एफ माइनस पी आई अपॉन टी। यहां से हमें ये चीज मिल गई। हम क्या देख रहे हैं, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, जो कि हमें बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जहां पर भी रेट ऑफ चेंज आता है, रेट मतलब टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो यहां पर हमने रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किया। चेंज ऑफ मोमेंटम इज पी एफ माइनस पी आई। रेट बोला गया मतलब हम टाइम के साथ कैलकुलेट कर रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स। Proportionate sign will be removed by k, that is constant. So F is equals to, हमने अभी तक देखा था F is directly proportional to rate of change of momentum. Rate of change of momentum is PF upon PF minus PI upon T। जहां पर हमने proportionate sign को remove किया एक constant से, that is k। So हमारे पास आ गया F is equals to k एम वी माइनस एम यू अपॉन टी। एम वी क्यों आया, क्योंकि हमारे पास फाइनल मोमेंटम के लिए है, मोमेंटम के लिए हम यूज कर सकते हैं एम वी, इनिशियल मोमेंटम के लिए हम यूज कर सकते हैं एम यू। सो यहाँ पर हमने लिखा एम वी माइनस एम यू, टाइम का आ गया टी, कांस्टेंट की वैल्यू है 1। सो हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास आएगा एम वी माइनस यू अपॉन टी, क्योंकि मास सेम है, मास कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वी माइनस यू अपॉन टी। सो हमारा आंसर आया F इक्वल्स टू एम ए, जो कि हमने फोर्स का फॉर्मूला भी देखा था, F इक्वल्स टू एम ए, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि जो भी चेंज इन मोमेंटम हुआ है वो किस वजह से हुआ है, फोर्स से। सो ये चीज़ हमने डिराइव की विद द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो अभी हमने सेकेंड लॉ में देखा कि जब एक बॉल मूव कर रही थी और उस पर फोर्स लगाया गया, सो जो भी चेंज इन मोमेंटम है वो हमारा होगा फोर्स। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेते हैं ऑफ टू बॉल्स। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है कि जब भी कोई टू ऑब्जेक्ट में कोलिजन होगा, कोलाइड करेगी, जब कोई, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं टू बॉल्स, जब भी टू बॉल्स कोलाइड करेगी, सो इनिशियल मोमेंटम विल बी इक्वल, इनिशियल टोटल मोमेंटम विल बी इक्वल टू आफ्टर कोलिजन टोटल मोमेंटम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने अगेन बॉल ली है, बॉल ए एंड बी, एक स्पीड पे दोनों बॉल मूव कर रही थी, इनिशियल वेलोसिटी है ए की u,
बॉल ए की इनिशियल वेलोसिटी है u, बॉल बी की इनिशियल वेलोसिटी है b. दिस इज अ सिचुएशन बिफोर कॉलिजन ऑफ बॉल. सो यहाँ पर जो मास है, a का मास है ma और b का मास है mb. अब जैसे ही ये बॉल कोलाइड हुई, बॉल कब किस सिचुएशन में कोलाइड हो सकती है? या तो जब जो पीछे बॉल है दैट इज ए, उसकी स्पीड ज़्यादा होगी, या फिर बी की स्पीड कम होगी. ये दो ही सिचुएशन है जहाँ पर बॉल्स कोलाइड होगी. सो यहाँ पर जैसे ही बॉल कोलाइड होगी, किस टाइम पे कोलाइड हो रही है वो, और यहाँ पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि आफ्टर कोलिजन जो टोटल मोमेंटम होगा ऑफ बॉल ए एंड बी वो सेम होगा. सो आफ्टर कोलिजन का क्या हमारा होगा? वेलोसिटी वी ए ऑफ बॉल ए और बॉल बी की वेलोसिटी होगी वी बी. मास सेम रहेगा, मास एम ए एंड एम बी. हमें प्रूव यहाँ पर क्या करना है? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला होता है एम वी. इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या होगा? मोमेंटम ऑफ ए. सबसे पहले हम लिखेंगे मोमेंटम ऑफ ए. सो मास ऑफ ए इंटू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए. सो ये हो गया मोमेंटम ऑफ ए. हमें टोटल मोमेंटम चाहिए, इसीलिए हम क्या करेंगे? मोमेंटम ऑफ ए प्लस मोमेंटम ऑफ बी. सो मोमेंटम ऑफ बी होगा एम बी मल्टीप्लाइड बाय यू बी. दोनों की इनिशियल वेलोसिटीज हमने कंसीडर की. नेक्स्ट, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी. सो फाइनल वेलोसिटी के लिए होगा वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी. वेलोसिटी हमारी होगी एम ए इंटू वी ए. वी क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी है. सो वेलोसिटी ऑफ मोमेंटम ऑफ ए इज इक्वल्स टू एम इंटू वी. मोमेंटम ऑफ बी इज एम इंटू वी ऑफ बी. सो ये आया कि हमें ये चीज प्रूव करनी है कि इनिशियल वेलोसिटी, दिस इज द इनिशियल टोटल वेलोसिटी, इज इक्वल टू द फाइनल टोटल वेलोसिटी. अब हम यहाँ पे दो लॉज का यूज़ करेंगे. फर्स्ट इज न्यूटन सेकेंड लॉ. न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें फॉर्मूला मिला है F इक्वल्स टू एम ए. और बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ, दैट इज एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. सो वहाँ से हमें फॉर्मूला मिला है एफ ए, दैट इज फोर्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी. यानी अगर हमने बॉल को वॉल पे फोर्स किया तो वो हो गया फोर्स ऑफ बॉल ऑन वॉल. सो ये हो गया फोर्स ऑफ ए. अगेन जो वॉल है वो भी एक बॉल पे फोर्स लगाएगी जो कि सेम फोर्स होगा. सो उसके लिए हम यूज करेंगे नेगेटिव माइनस एफ बी. अब क्योंकि यहाँ पर बॉल्स हमने यूज किए हैं ए एंड बी, जो ए बी पर फोर्स लगाएगी विल बी पॉजिटिव और जो बी ए पर बॉल फोर्स लगाएगा वो होगा हमारा नेगेटिव, लेकिन दोनों फोर्स इक्वल होंगे, राइट? क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन. क्योंकि अपोजिट बोला गया है इसीलिए हमने यहाँ पर यूज किया माइनस. सो थर्ड लॉ ने हमें फॉर्मूला दिया एफ ए इज इक्वल्स टू माइनस एफ बी. सेकेंड लॉ ने हमें फॉर्मूला दिया एफ इज इक्वल्स टू एम ए. इन दोनों फॉर्मूलाज को हम हमारे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यूज करेंगे, दैट इज इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. अब यहाँ पर हम समझेंगे फोर्स. हमने ये चीज देख ली, फोर्स इक्वल्स टू एम ए. जो फोर्स बॉल बी पर लगाएगी तो वो फोर्स कितना होगा? बी का मास और बी का एक्सेलरेशन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें फोर्स कैलकुलेट करना है कि सपोज हम एक बेंच को अगर मूव कर रहे हैं, अगर हमने एक बेंच को मूव करना है तो कैसे पता चलेगा कि हमने कितना फोर्स लगाया? तो हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? उस बेंच का मास कितना है और वो बेंच कितनी मूव हुई है, कितना उन्होंने उस बेंच ने डिस्टेंस कवर किया है, उससे हमें पता चलेगा कि हमने कितना फोर्स लगाया है. तो हमने क्या लिया? बेंच का मास और बेंच का एक्सेलरेशन. उसी तरीके से अगर हमें ये फाइंड करना है कि बॉल ए ने बॉल बी पे कितना फोर्स लगाया, तो हम किसका मास और एक्सेलरेशन लेंगे? बॉल बी का. सो यहाँ पर खाली अभी तक हमने सॉल्यूशन स्टार्ट नहीं किया है, हम खाली न्यूटन के लॉ को यहाँ पर समझ रहे हैं, जहाँ पे हमने अभी समझा न्यूटन्स थर्ड लॉ एंड न्यूटन सेकेंड लॉ.
हमने एक चीज बोली F इक्वल्स टू ma, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, लेकिन किसका मास, हमारा या जिस पे हमने फोर्स लगाया, डेफिनेटली जिस पे हमने फोर्स लगाया। तो जब बॉल ए ने बॉल बी पे फोर्स लगाया तो हमें ये देखना है कि बॉल बी पे कितना फोर्स लगा। सो यहाँ पर हम लेंगे बॉल बी का मास और बॉल बी का एक्सेलरेशन। देयरफॉर फोर्स ऑफ ए, force exerted by ball A will be equal to mass of B and acceleration of B. Force exerted by ball B will be equal to mass of A and acceleration of A. ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि आपसे जब भी पूछा जाए कि आपने कितना फोर्स लगाया तो हम सामने वाले ऑब्जेक्ट का मास और एक्सेलरेशन को कंसीडर करेंगे। सो ये तो हो गया हमारा सेकेंड लॉ। अब हम देखते हैं फर्स्ट लॉ, जहाँ पे हमने क्या देखा, every action has equal and opposite reaction, right? So every action is equal and opposite reaction. So ये सेम चीज हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। फोर्स ऑफ A इज इक्वल टू माइनस फोर्स ऑफ B। फोर्स ऑफ A क्या होगा, MB इंटू AB। सो हमने फोर्स ऑफ A की जगह पे लिख दिया MBAB इज इक्वल्स टू, हमारे पास है माइनस फोर्स ऑफ B। फोर्स ऑफ B कितना है, MA एंड एक्सेलरेशन ऑफ A। सो यहाँ पर हमने फोर्स B की जगह पे लिख दिया MA इंटू एक्सेलरेशन ऑफ A। माइनस का साइन क्यों आया, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का साइन है, वो हमने एज इट इज यहाँ पर नेगेटिव का साइन पुट कर दिया। ये हुआ सेकेंड लॉ। इस सेकेंड लॉ को हमने पुट किया अंडर थर्ड लॉ। बस अब यहाँ के बाद हमें खाली इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। हम यहाँ पर मास, दोनों मास को बाहर निकालेंगे। एक्सेलरेशन की जगह पे हम क्या यूज़ करेंगे, v माइनस यू अपॉन टी, जो कि हमें फॉर्मूला पता है a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी। सो हमने एक्सेलरेशन इक्वल्स टू v माइनस यू, a की जगह हमने लिख दिया v माइनस यू अपॉन टी। सेम हमने यहाँ पर भी a की जगह लिखा v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ से हमारे पास आ गया MBVB माइनस MBUB, सेम माइनस MAVA प्लस MAUA। इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया। अब हमें क्या चाहिए, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम हमारा ये हुआ, क्या किया हमने, इनिशियल दैट इज यू साइन वाले सारी एक जगह रखे, हमने इनिशियल चाहिए तो हम इसको यहाँ लेके गए और इसको हम वहाँ लेके गए। जहाँ पर हमें फाइनल वेलोसिटी v दिख रहा है उन दोनों को हमने साथ में रखा, जहाँ पे हमें इनिशियल वेलोसिटी दिख रहा है उनको हमने साथ में रखा। सो यहाँ पर हमारा ये प्रूफ हो गया, इनिशियल वेलोसिटी MAUA प्लस MBUB, ये हुआ इनिशियल मोमेंटम, is equals to final momentum that is MAVA plus MBVB. Hence prove that initial momentum is equals to final momentum. ये चीज़ आपको पता चल गई। बस आपको क्या ध्यान रखना है, इस डेरिवेशन को डिराइव करने के लिए हमने दो न्यूटन के लॉ यूज़ किए, सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ। जहाँ पे सेकेंड लॉ ने हमें फॉर्मूला दिया फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। थर्ड लॉ से हमें मिला फॉर एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के रिलेटेड जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं, एग्जाम्पल्स हैं, हम उनको कवर करेंगे और उन सारे एग्जाम्पल्स में सारे लॉज यूज़ किए गए हैं, साथ ही साथ जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का हमने पूरा कंसेप्ट समझा है वो भी यूज़ किया गया है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम सारे एग्जाम्पल्स को कवर करेंगे।